हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि एक हफ्ते में दूसरी बार गजा की तरफ से इसराइल पर रॉकेट दागे गए और इसराइल ने भी गजा पर हमले किए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है। पिछले फ्राइडे को इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद अल अक्सा को स्टॉर्म किया था, उस पर हमला किया था, जिसमें तकरीबन 150 लोग जख्मी हुए थे और 400 लोगों को डिटेन किया गया था। अभी जो पिछला महीना गुजरा है, मार्च, उसमें इसराइल ने 29 फिलिस्तीनी लोगों को मारा है वेस्ट बैंक में। और ये 14 फिलिस्ती इसराइलियों को फिलिस्तीनियों ने स्ट्रीट फाइट में मारा था। ये बहुत ही अरसे के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल मई में 2021 में जो 11 दिन की जंग हुई थी इसराइल फिलिस्तीन, उसमें 250 फिलिस्तीनी लोगों के मारे जाने की खबर थी और 13 इसराइलियों के। और उस वक्त ये बताया गया था कि तकरीबन 4,500 रॉकेट और मिसाइल हमास और जिहाद इस्लामी ने दागे थे इसराइल के खिलाफ। ये भी इसराइल की तारीख में पहली बार हुआ था। इन सब वाकयात को, जो कुछ अब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शेख मंजूर साहब, जो आजकल श्रीनगर में है, अपने वतन में। और हमने रिक्वेस्ट की वहां से वो अपना थोड़ा सा वक्त निकाले हमारे लिए, उन्होंने इजाजत दी, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया शुक्रिया। आप ये बताइए कि जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं, जिसमें रमजान और यहूदियों का पासओवर तकरीबन एक साथ कोइंसाइड किया है, इस वक्त में जो टेंशन है, क्लैशेस हैं, खास तौर पर मस्जिद अल अक्सा में, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ। देखिए, ये बात अब तय है कि इस्लामी ममालिक ने फलस्तीन का सौदा कर लिया है। हम्म। अब ये लफाजियत सिर्फ रहती है, कंडेमनेशन की बात रहती। कुछ इस्लामी ममालिक को छोड़कर सबों ने डायरेक्ट ओपनली या सीक्रेटली इसराइल को तस्लीम किया है। यही बुनियाद है कि इसराइल दिन ब दिन एम्बोल्डन होता जा रहा है और फलस्तीनियों पर हर दिन मजालिम जाते हैं। अगर आपने देखा, 5 दिन से मस्जिदुल अक्सा में इजरायली जो है वह खासकर एक्सट्रीम्स, उनके जो इंतहा पसंद ज्यूज है या दूसरे सपोर्टेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने दावा बोल दिया। 5 दिन के बाद बैनुल अक़वामी बरादरी अपने ख्वाब गफलत से हुशार हुई और उन्होंने कंडेमनेशन और बयानात दिए। ये एक मुकद्दस जगह है जहां पर इजरायलियों को तशद्दुद नहीं करना चाहिए। यही बात सारे खासकर अरब ममालिक का भी रहा है। चूंकि इसराइल पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है और वो फ्रीली जो भी वो चाहते हैं वो करते रहते हैं, चाहे वो यहाँ पर करते हैं या वेस्ट बैंक में करते हैं। अभी कल या आज उन्होंने गाजा पर भी ये किया है, स्ट्राइक्स किए हैं। ये उन पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाती है, किसी किस्म की ओवरऑल सीरियस कंडेमनेशन नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से एम्बोल्ड नियरो है। इसके पीछे ये भी है कि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है इसके क्राइसिस में है। इसकी जो कोलेशन गवर्नमेंट है, इसका एक मेंबर जो है उसने ऑलरेडी विड्रा सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये लोग फिर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन, और फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो राइट विंग पार्टी का है, लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हैं अरब लॉ मेकर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक। दूसरी बात, अभी आपने देखा अब कुछ ममालिक ने, खासकर टर्की के प्रेसिडेंट ने वहां के काउंटर पार्ट से बात की, लेकिन देरी से की। इसी तरह यूएई ने समन किया, ये ऐसी चीज उनको पता है। लेकिन सबसे बड़ी जो उन्होंने अचीवमेंट इसराइल ने हासिल की अब्राहिम अकॉर्ड के बाद, उनको अरब कंट्रीज की तरफ से
न सिर्फ रिकॉग्निशन मिली बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हुए। इसके अलावा डिफेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स में इनकी कोऑपरेशन भी बढ़ गई है। और ये उनको भी पता है, जो ये कंडेमनेशन कर रहे हैं, ये बियॉन्ड कंडेमनेशन कुछ और भी नहीं है। इसी वजह से इजराइल हमेशा ये उसको लग रहा है कि जो भी वो कर रहा है उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। खासकर ये अफसोस की बात है कि एक तरफ अमेरिका ने टू टू नेशन थ्योरी क्या दिया है, टू स्टेट्स की फार्मूला दी है, लेकिन इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को जो इलाके आइडेंटिफाई किए गए थे पलस्टाइन के लिए, उन पर भी वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है। यहाँ तक कि अब्राहम अकॉर्ड में जेरूसलम के बारे में भी फलस्तीनियों को कहा कि उसे हाथ धोना पड़ेगा। ये हमारी बद है, और इस मसले का कोई भी हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासकर अरब कंट्रीज पर यह जिम्मेदारी कि उनको जिस तरीके से 73 में उन्होंने इस मसले पर बड़ा एक कंक्रीट और सॉलिड डिसीजन लिया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक जैसा भूचाल जैसा आया, ऑयल एम्बार्गो लगाया, इसकी वजह से दुनिया में उथल पथल हुई। जब तक वो टफ एक्शन नहीं लेंगे, इकोनॉमिक मेजर्स नहीं लेंगे, तब तक इन पर जुल्म बढ़ता ही जाएगा। और यहाँ तक कि जो इजराइल है वो अब इस जो टू स्टेट फॉर्मूला है इसको भी अब खातर में नहीं लाता है। ये एक बड़ी बदकिस्मती। जी जी, वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जमाने में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर तस्लीम किया और अपनी एम्बेसी भी वहां शिफ्ट की। हालांकि जो पिछले 20-30 साल में पीस टॉक्स जब भी होती थी, उसमें जैसा कि आपने कहा टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कही जाती थी। अब इजराइल टू स्टेट सॉल्यूशन की बात बिल्कुल नहीं करता, बल्कि अब अरब मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करके वो एक तरह से और एम्बोल्डन हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा, अब ये बताइए कि आखिर ये टू स्टेट सॉल्यूशन का खुद अपने आप में एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, चूंकि आप लंबे वक्त से, मैं समझता हूं बहुत से ऐसे इवेंट्स भी हुए जो आपने खुद कवर किए हैं, जो जो पीस टॉक्स और उसके बाद के, उसमें अमेरिका का रोल जो बिचौलिए का, मीडिएटर का होता था, वो ये साबित नहीं हो रहा कि वो असल में सिर्फ इजराइल को फैसिलिटेट करने के लिए होता था, उसमें सिर्फ झूठ ही था, उसमें कहीं कोई हकीकत नहीं थी। देखिए, एक बात तो ये सही है कि इजराइल की सबसे बड़ा जो उनका जो है सॉलिड सपोर्टर वो यूएस एंड सम वेस्टर्न कंट्रीज। हालांकि यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज में लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन इसी पर चाहे वो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट रही है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट रही है, बिल्कुल मामूली सी फर्क नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे, जब ट्रंप ने ये जो बहरीन में अब्राहम अकॉर्ड हुआ, उसके बाद जब डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट आई, बाइडेन की गवर्नमेंट आई, उसने भी कोई खातिर खा उसमें कोई चेंज उसमें नहीं आई। एम्बेसी वहां ही रही जहां है, एम्बेसी को भी चेंज नहीं किया। हालांकि अगर उनकी पॉलिसी को माना जाए, जो इन्होंने ही जो टू स्टेट की फार्मूला दी थी, इस वजह से उनको ये चेंज कर नहीं किया। सिर्फ ये थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किसी हद तक वो देते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, उनके जो माली मुश्किलात है वहां एम्प्लॉइज को, बाकी पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते तो बहुत है, लेकिन पर एक टाइम था जब जॉन कैरी मिनिस्टर था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने इस मसले के लिए वो 12-13 बार अपने टर्नर के दौरान इजराइल गया और उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की कि इस मसले को हल करो। लेकिन उस वक्त भी नेतान्याहू की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी स्टबॉर्न थी, वो कभी भी इस मसले को हल करने को तैयार ही नहीं है।
ये कोई भी हुकूमत वहां की है वो नहीं चाहती है इस मसले को हल हो जाए, क्योंकि इनका अल्टीमेट टारगेट जो है ग्रेटर इजराइल, उसमें फलस्तीन एक हिस्सा है। इसके अलावा भी वो चाहते हैं, जैसे फलस्तीन के मसले के अलावा गोलान हाइट्स का मसला है, और ये दूसरे जो है चीजें हैं, मसलन लेबनान में बहुत चल रहा है, उनके साथ क्राइसिस चल रहा है, उनके साथ कन्फ्लिक्ट हुआ है, एक दो बार हुआ है। इस मसले को भी हल करना है, परमानेंट सोल्यूशन, कम्प्रहेंसिव सोल्यूशन चाहिए इस मसले के लिए। वो नहीं चाहते हैं इस मसले के, इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि उनको बैकिंग है, एक सुपर पावर की बैकिंग है। उसके अलावा बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो भी ये करते हैं वो उसमें आंखें मूंद लेते हैं, वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ जबानी को कंडेमनेशन के स्टेटमेंट देते हैं। बियॉन्ड दैट अगर आप देखेंगे, कल भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये कहा कि भाई आप मस्जिद के अंदर दाखिल मत हो जाइए, जो मुकद्दस मुकाम है इनकी। 5 दिन से, जब आपने खुद कहा फ्राइडे से ये शुरू हुआ, आज थर्सडे है, थर्सडे तक ये कंटिन्यूसली करते हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई ये स्टॉप करो, क्योंकि ये एक अहम मुकद्दस मुकाम है, हर एक के लिए है। इस पर किसी ने 5 दिन के बाद उनको याद आया कि भाई जब इतने लोगों को जख्मी हो गए, सेवरल हंड्रेड डिटेन, कुछ लोगों को ये भी किया, हर दिन हरास किया जाता है, जबकि माह रमजान का महीना चल रहा है, जब वो सवेरे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हर तरफ उनको हरासा किया जाता है, कोई कुछ नहीं करता है। कल मीटिंग भी हुई, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज के जो 4-5, जिसमें फ्रांस या नॉर्वे, उन्होंने कहा बस तशद्दुद को बंद करो, इससे अच्छा नहीं है। अच्छा, जी शेख मंजूर साहब, देखिए, आपने अरब मुल्कों ने फिलिस्तीन का अल-अक्सा मस्जिद का सौदा कर लिया, ये बात कही, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के रोल के बारे में भी कुछ बातें आपने कही। क्या आपको लगता है, चूंकि एक लंबे अरसे से आप वो पीस टॉक्स भी देखी हैं आपने, आपने यासर अराफात का जमाना भी देखा है, अब जब भी हमास की तरफ से या जिहाद इस्लामी की तरफ से रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो इजरायली हुकूमत खुद फिलिस्तीनी अथॉरिटी से बात करती है, उसको मजबूत करने की बात करती है। और जब भी फिलिस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर यूनाइटेड नेशन या अमेरिका या अरब ममालिक वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को ही सामने रखती है, तो ये अब ये मिलजुल करके मैच फिक्स सा नहीं लगता आपको? देखिए, ये जो है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने या दूसरों ने कभी भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया। ये हकीकत है कि यासिर अरफात के बाद, यासिर अरफात के जमाने तक किसी हद तक दोनों जगह उसका होल्ड था, लेकिन उनके गुजरने के बाद उनका जो जो नॉमिनी था, मिस्टर अब्बास जो था, वही उसको डोमिनेट, हर एक जो इंटरनेशनल नेगोशिएशन में वही पार्टिसिपेट करता रहा और वही रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन उस वक्त तक जो गाजा में हमस का टोटल कंट्रोल आया था। हालांकि इस सिलसिले में इजिप्ट ने कई बार ये कोशिश की कि दोनों जो है ग्रुप्स जो है, फैक्शंस को है, इनको इकट्ठा किया जाए, क्योंकि जब एक फैक्शन बात कर रहा है, दूसरा जो मेजर फैक्शन है या दूसरे और फैक्शन जो इसमें है वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो वो एक वन साइड, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब वो एज्ड है, अब्बास जो है उसकी भी एज आ रही है, बीमार है। आज उसने भी एटलीस्ट एक चीज किया, जब ये अब्राहम, उसने उसका बाइकाट टोटल किया, उसने पूरा बाइकाट किया उसका, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां तक उसको कुछ अरब कंट्रीज ने उसके साथ बाइकाट भी किया है, जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक जो क्राइसिस है फेस करने पड़े। सिर्फ कतार उनको कुछ फाइनेंशियल एड दे रहा है, लेकिन अब उसकी बात क्या है, उनकी कोई लीडरशिप की, अल-फतह की कोई खास लीडरशिप ही नहीं है। महमूद अब्बास के बाद कोई खास लीडरशिप नहीं है।
वहां पर भी वेस्ट बैंक में भी हमास का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। किसी अब जो कुछ बचा खुचा है अल फतह ग्रुप का, उनको ये चाहिए जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं होगा इस फलस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक विद वन वॉइस अपने मसाइल को नहीं उठाएंगे, तब तक इनका जो डिवीजन है उसका फायदा इजराइल जरूर उठाएगा। और यही एक वीकनेस है जिसके लिए बार बार खासकर इसमें इस्लामिक कंट्रीज को एक रोल अदा करना चाहिए कि इस वक्त हमें पावर की ज्यादा जरूरत नहीं, इस वक्त जो इशू है, जो मेन इशू है फलस्तीनियन इशू, उसको फोकस करने की जरूरत है। ये लोग भी क्या करते हैं, पावर की वजह से ये छोड़ने को तैयार नहीं रहते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेसी हो रही है। और इस वजह से आप देखेंगे इजराइल भी फलस्तीनियन अथॉरिटी के साथ बात करता है, लेकिन वहां पर वेस्ट बैंक में अभी आपने देखा फ्रीली वहां पर भी दाखिल हो गए इनके सिक्योरिटी वालों, उन्होंने जिसको अरेस्ट करना था उसको अरेस्ट भी किया, सारे कुछ चीजें कर रहे हैं और ये तमाशाई बनकर इससे काज जो है वीक होता है। और ये दोनों साइडों को ये सोचना चाहिए कि हमें मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए ताकि उसमें ज्यादा ताकत और फोर्स रहे अपनी बात मनवाने की। अब देखिए एक तरफ फलस्तीन अथॉरिटी एक चीज कहती है, दूसरी तरफ हमस ये, इससे जो उनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, वो इनकी इनफाइटिंग से ज्यादा उनको फायदा मिलता है। अच्छा अच्छा शेख साहब, आपने बहुत ही अहम उस तरफ ले आए और मैं भी उस पर बात करना चाहता था। देखिए, फिलिस्तीन इजराइल इशू को सॉल्यूशन के दो अलग अलग नजरिए हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में। एक तो वो है जो टू स्टेट की बात करते थे, वो इजराइल ने टू स्टेट की बात करना छोड़ दिया। अब भी शायद कहीं कोई उम्मीद है कि कुछ फिलिस्तीनियों को मिल जाएगा। हालांकि जो दूसरा खेमा है हमास का, वो यकीन नहीं करता, क्योंकि उनका तो बहुत खुल करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसी हैं कि वो इसराइल के कहने पर फिलिस्तीनियों को के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं खुद फिलिस्तीनियन अथॉरिटी वाले। तो ये जो दो नजरिए हैं, एक तो वो नजरिया है जो ईरान का नजरिया है, उसके साथ जुड़ा हुआ हिजबुल्लाह है, और हमास भी किसी हद तक ईरान की सपोर्ट मिलती है उसको, जिहाद इस्लामी को। अब तो हथियारों के और टेक्नोलॉजी तक की बात है। उनका नजरिया पूरी तरह से इसराइल को खत्म करने का है। दूसरा नजरिया यह है जो 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 पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का है कि सब कुछ हिस्सा हमें मिल जाए, कुछ उन्हें मिल जाए, और दोनों पीसफुली रह लें। तो इन दोनों नजरियात के टकराव के बीच में कहीं कोई सॉल्यूशन आता हुआ नजर नहीं आता, और टू स्टेट सॉल्यूशन भी अमेरिका और इजराइल एक तरह से खत्म कर चुके हैं। ऐसी हालत में क्या फिलिस्तीन को कुछ मिलने की कहीं उम्मीद रह जाती है? क्या कुछ है? देखिए अगर आप देखेंगे इस मसले को, जब ये इजरायली स्टेट क्रिएट की गई उस वक्त सारे जो ममालिक है, नॉट ओनली इस्लामिक कंट्रीज बल्कि दूसरे जो भी ममालिक है, उन्होंने कहा ये एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, इनकी इलीगल स्टेट है, इसकी रिकॉग्निशन नहीं हो रही थी कहीं भी। जो भी बड़े बड़े नॉन अलाइंड कंट्रीज का जिनका बड़ा ग्रुप था, सबसे ज्यादा मेंबर्स थे उसमें, उन्होंने कभी भी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ये जो फॉर्मेशन, जो इसमें जो तब्दीली आई है, ये 90s के बाद आई है। 90s के बाद इंडिया या उसके बाद दूसरे कंट्रीज ने भी शुरू किया है। हालांकि 79 में जब जो कैंप डेविड अकॉर्ड जब हुआ है, उस वक्त इजिप्ट, जॉर्डन और मराको ने इसके साथ एक किस्म के सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। लेकिन यो जो उस वक्त का इलीगल जो कहते हैं ऑक्युपाइड ऑक्यूपेशन है इसराइल का, इस स्टेट को मानने की तैयार नहीं है। अब वो ग्रेजुअली बढ़ के टू स्टेट फार्मूला पर आ रहा है, उससे भी निकल कर बैर वो अब्राहम अकॉर्ड के मसले पर आ गया है, जहां पर जो मेन जेरूसलम है उसको भी खाया जाता है। और अगर आप देखेंगे पहले कहते थे फलस्तीनियंस को
28% जो टेरिटरी उनको मिलनी चाहिए, वो घट घट कर 10-12, अब पता नहीं 8% भी उनको मिलेगा कि नहीं है। और वो क्या है, वो भी इस तरीके से वो देने को इजीली तैयार नहीं है, क्योंकि इनका अपर हैंड पॉलिटिकली है, मिलिटरली है, वो उनकी बैकिंग है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी बैकिंग है, कोई भी उस पर दबाव नहीं डालता है। जो कुछ भी, चाहे 2 स्टेट है, अब्राहम कार्ड है, कुछ ना कुछ इनके हवाले पर। अच्छा, दूसरी बात, हमेशा इजराइल ने ये कहा कि वो सिक्योरिटी जो फोर्सेस है वो इसी के, चाहे वो फलस्तीनियन स्टेट है, उस पर उनका जो है कंट्रोल रहना चाहिए। बॉर्डर्स पर अगर फलस्तीनियन अथॉरिटी वालों को बाहर जाना है, उनको भी परमिशन लेना पड़ता है। महमूद अब्बास जा ही नहीं सकते जब तक कि उसको परमिशन नहीं मिले, क्या मिनिस्टर को भी परमिशन नहीं मिले। ये कौन सी स्टेट, हम किस स्टेट की बात करते हैं? ये वो इनको, उनका खर्चा भी जो है, पैसे भी वो इजराइल देता है, उनको एक फंड देना होता है पर मंथ। जब जिस दिन वो बंद करते हैं, इनके यहाँ क्राइसिस पैदा होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इस चीज को आमादा नहीं किया जाएगा कि उनके लिए एक स्टेट की फॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो गाजा और वेस्ट बैंक को मिला के बनाया जाए। अब उसमें भी है दो जो पार्ट्स है, पोल, उनको भी लिंक करने की जरूरत है, किस तरीके से उनको जोड़ा जाए। उनके बीच में एक जमाने में ये भी कह रहे थे, इनके अंदर अंडरग्राउंड एक टनल सी बनाए जाएंगे ताकि दोनों जो एरियाज है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि फलस्तीन के वजूद को खतरा हो गया है, उसके वजूद को अब डेंजर है। अब पता नहीं है कि किसी भी वक्त ये जो खासकर वेस्ट बैंक जो है, वो किसी भी वक्त आहिस्ता आहिस्ता उस पर जो है सेटलमेंट आने लगे। कुछ एरियाज में अभी किया है, जैसे वहां पर किया है, जेरूसलम के कुछ इलाकों में किया है, वेस्ट बैंक में उन्होंने शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐसी है हालात रहे तो वेस्ट बैंक का वजूद ही खत्म हो जाएगा। फिर जो कुछ भी बचा खुचा है वो सिर्फ हमस का गाजा एरिया रहेगा जब तक वो रेजिस्ट करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है, कोई भी इस्लामिक कंट्री, बारिंग 4-5 जैसे आपने कहा, ईरान है, किसी हद तक मलेशिया है, या पाकिस्तान अभी किसी, 5-6 कंट्रीज, 57 कंट्रीज में 5-6 कंट्रीज ही ऐसे हैं जो अभी भी रेजिस्ट करते हैं। बाकी हर एक ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं इजरायली के लिए, इजरायली डिफेंस कॉपरेशन के, इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए उनके दरवाजे पहले से ही खोल दिए हैं। और इस को मद्देनजर रखकर हम कैसे तवक्का कर सकते हैं कि यही लोग इजराइल पर प्रेशर डाल सकेंगे कि कुछ ना कुछ, कोई सॉल्यूशन, इसको जो भी सॉल्यूशन हैंड में है उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि जो हर दिन आए दिन हम देखते हैं फलस्तीनियों पर जो जुल्म डाले जा रहे हैं उनका किसी हद तक खात्मा हो। और जो बेचैनी वहां पर है, मोर देन 7 डिकेड से है, उसको खत्म करने की जरूरत है। इन हालात में अनसर्टेनिटी रहती है, और इसके इर्द गिर्द, फलस्तीन और इजराइल के इर्द गिर्द जो भी ममालिक है वो भी वल्नरेबल बन रहे हैं। खासकर लेबनान इसमें बहुत है, जॉर्डन की हालत भी बहुत खराब होती है। जॉर्डन भी पहले लेट रहा था, क्योंकि बैतुल मुकद्दस का जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है, लेकिन अब उनके वो भी तमाशाई बनकर ही रह गए हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी वीक हो गए। जब वहां पर भी तख्ता उलटने की बात हुई है, उसमें ये भी कहते हैं कुछ उसके नेबरिंग कंट्री ही इसमें इन्वॉल्व थे। ये सारी चीजें हैं, आपस में लड़ाइयां, आपस में झगड़े, एक दूसरे को, अरब जो इतिहाद है वो खत्म हो गया है। इसके अलावा इस्लामिक इतिहाद की हम बात ही नहीं कर सकते हैं। कभी भी ओआईसी ने कोई ऐसा यूनाइटेड और एक जॉइंट फैसला नहीं लिया जो फोर्सफुल रहे, जो दूसरों को मजबूर करे कि वो उनके एक अपने स्टैंड में तब्दीली लाए, खासकर इजराइल को। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, कुछ हुआ ही नहीं है।
जो कुछ है बस लफाजियत का चल रहा है। और ये मसला जो है वो ऐसा ही रहेगा अगर हम इस वक्त भी बेदार नहीं होंगे। तो ये समझिए कि 8-10 सालों के अंदर ये मसला भी खुद ब खुद खत्म ही हो जाएगा, फिर यादें ही रह जाएगी। अच्छा शेख साहब, एक तो ये सिनेरियो है जो आपने बताया। एक दूसरी तरफ से जो इजराइल के अंदर से खबरें आती हैं वो बड़ी तादाद में रिवर्स माइग्रेशन, और अभी पिछले कुछ महीने पहले एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 58% लोग दूसरे मुल्कों में वापस जा करके बसना देखिए चाहते हैं। उसमें मैं बताऊंगा, जो जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने ये देखा है। हाँ, देखिए पहले जब जाते हमारे मिजोरम से बहुत सारे लोग गए, हाँ, उनको भी ये कहते हैं लॉस्ट ट्राइब एक कहते थे। हाँ, हाँ। वहां के लोगों को उनको इन्वेस्टिगेशन किया, उन्होंने उस पर रिसर्च की तो कहा यही तो लॉस्ट ट्राइब के जो है डिसेंडेंट्स ही है। ऐसे ही जैसे अफ्रीकन कंट्री से गए, रशिया से बहुत सारे गए वहां पर। लेकिन जब वो जाते हैं वहां पर भी हम देखते हैं एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, हम्म, खासकर ब्लैक्स जो हम्म, इथोपिया या दूसरे कंट्रीज, सूडान या दूसरे कंट्रीज से जो वहां पर गए, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता। पहले तो वो खुश होते हैं कि उनको लाने के लिए, हम्म, जब फिर जॉब्स की बात आती है, वहां पे उनकी रिहेबिलिटेशन की बात आ रही है, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो उनको अपने ममालिक में मिल रहा था। इसलिए वो वहां बददिल होकर वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं खुश रहते हैं वहां। और दूसरे, एक तो पहले मजहब की वजह से उनको वो सेटल करते हैं, फिर लोग जो लोकल लोग हैं वहां पर वो समझते हैं ये उनके जॉब्स पर, इनके बिजनेस पर, इनके ट्रेड पर उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये खाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सिर्फ इसमें मैक्सिमम जो है यूरोपियन कंट्रीज से जो जाते हैं वो एफिलेंट भी होते हैं, किसी हद तक वो भी सेटल पूरे नहीं है, लेकिन ज्यादा अफ्रीकन थे, इसमें रशियंस थे, इसमें जो वहां पर सेटल हो रहे थे, इसलिए वो वापस जाने की कोशिश में लग रहे हैं। ये जो है ना दूर के डोल सुहाने हम कहते हैं, हमें लगता है पहले ये ड्रीम लैंड है, आइडियल लैंड है, हम्म, हमें सारा कुछ वहां पर मिलेगा, हमारा अपने मजहब के लोग हैं, हर एक चीज है। लेकिन अल्टीमेटली जब ग्राउंड रियलिटीज होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां हम्म, पर लोकल इश्यूज होते हैं, कलर का आता है, कास्ट का आता है, बहुत सारे कौन से इलाके का आ रहा है, वो चीजें आती है सामने, और इसी हिसाब से उनको लग रहा है कि उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए था, जिसकी वो तमन्ना कर रहे थे इजराइल जाकर शायद उनको भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिले। इसीलिए रिवर्स माइग्रेशन ये पिछले 10 सालों से जाती, हम्म। ये बहुत पहले बहुत कम कम जा रहे थे, अब बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने बहुत ही बुनियादी बातें आज सामने रखी। एक तो ये कि अरब हुकूमतों ने एक तरह से फिलिस्तीन का अल-अक्सा का सौदा कर लिया अब्राहम समझौते के जरिए, और उसमें आपने ये भी बताया कि मुसलसल फिलिस्तीनियों की मुश्किल बढ़ रही है, और जो पीस टॉक्स के नाम पर बहुत सी बातें होती रहीं, अब 2 स्टेट का सोल्यूशन उसको भी इजराइल भुला रहा है। अमेरिका भी अब उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देता, और 57 मुल्कों में से 5-7 मुल्क मुसलमान कुछ सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर है उससे कैसे मसला हल होगा। आपने बताया कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है 8-10 साल में ये मामला ही खत्म हो जाए और फिर यादें रह जाएं। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, और खास तौर पर मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे अहम मजहबी मकाम है, वो भी उसी में चला जाएगा। तो बहरहाल ये सूरत हाल होगी, ये पूरी दुनिया के, और न सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसाफ पसंदों के लिए इस पर सोचने समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने थैंक यू। वक्त दिया। इसी के साथ थैंक यू। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।